हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो हमने जो केजीएमयू की एग्ज़ाम को लेकर जो हमने सीरीज शुरू की है, आज उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी के आज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो इस क्लास में क्वेश्चंस होने वाले हैं वो आपके एग्जाम में ज़रूर 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 आएंगे। सब के सब नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। तो फार्माकोग्नोसी मेनली डील्स विद, जो फार्माकोग्नोसी है वो किस चीज को मेनली डील करती है? ओनली केमिकल सिंथेसिस ऑफ ड्रग, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, फार्माकोकाइनेटिक्स या फिर क्लिनिकल ट्रायल्स। तो फार्माकोग्नोसी मेनली डील करती है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रूड ड्रग का फार्माकोग्नोसी के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन देखा जाता है। तो फार्माकोग्नोसी एक ब्रांच है फार्मेसी की जिसमें क्रूड ड्रग की स्टडी की जाती है। और क्रूड ड्रग होते क्या है, जो नेचुरल सोर्स से हमें प्राप्त होते हैं, जैसे कि प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है, मिनरल सोर्स है। और इसके अंदर आइडेंटिफिकेशन होता है ड्रग्स का, इवेल्युएशन किया जाता है, स्टैंडर्डाइजेशन किया जाता है, ऑथेंटिकेशन किया जाता है कि ड्रग ऑथेंटिक है या नहीं, जिसमें क्वालिटी, प्योरिटी और पोटेंसी को चेक किया जाता है। ओनली केमिकल सिंथेसिस ऑफ ड्रग, ये बात यहाँ पर गलत होगी क्योंकि ये तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से बिलोंग करती है। फार्माकोकाइनेटिक हम फार्माकोलॉजी में देखते हैं। फार्माकोलॉजी में जो हमारे फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स है जिसमें हम एडीएमई ऑफ ड्रग पढ़ते हैं। और क्लिनिकल ट्रायल्स भी हम क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में पढ़ने को हमें मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। एल्केलॉइड्स आर जनरली बेसिक बिकॉज दे कंटेन, जो एल्केलॉइड्स हैं वो जनरली बेसिक होते हैं। एसिड और बेस दो सुना होगा। तो एल्कलॉइड्स आर जनरली बेसिक बिकॉज, क्योंकि वो रखते हैं क्या, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर फॉस्फोरस। तो एल्कलॉइड्स आर जनरली बेसिक बिकॉज दे कंटेन नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन देखो, जो एल्कलॉइड्स हैं वो नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। एल्कलॉइड्स हमारे नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है। एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकते हैं। यूजुअली किस कंडीशन में रहते हैं, हेट्रोसाइक्लिक रिंग में रहते हैं। और ये नाइट्रोजन एटम एक बेसिक सेंटर अपना रखता है। जो नाइट्रोजन एटम है उसका सेंटर में क्या एक बेसिक नेचर है, अलाउइंग एल्केलॉइड्स टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, जिसमें जो एल्केलॉइड्स हैं, ये जो हमारे नाइट्रोजन एटम है एल्केलॉइड्स के अंदर, वो क्या करते हैं, वो प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं सॉल्ट को बनाना, अगर वो एसिड के साथ। तो एसिड के साथ मिलकर ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं। कहने का मतलब है जो एल्कलॉइड्स के अंदर जो हमारा नाइट्रोजन एटम है वो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को, और अगर एसिड के साथ ये मिलता है तो ये सॉल्ट्स को फॉर्म करता है, तभी वो बेसिक इन नेचर हो रहा है, एल्कलाइन इन नेचर हमें देखने को मिल रहा है। सल्फर, इसका आंसर गलत होगा क्योंकि जो सल्फर है वो प्रेजेंट होता है कुछ कंपाउंड्स में, जैसे कि सल्फोनामाइड्स है, ये बेसिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ऑक्सीजन की बात की जाए तो ये कंट्रीब्यूट करता है पोलैरिटी के लिए, लेकिन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए नहीं। और फॉस्फोरस की बात की जाए तो ये रेयरली फाउंड होता है एल्केलॉइड्स में और बेसिसिटी को कॉज नहीं करता है क्योंकि इसके अंदर अमीन नाइट्रोजन एटम है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल ऑफ टैनिन कंटेनिंग ड्रग। ऐसा एग्जाम्पल बताना है इन चारों में से जो कि टैनिन अपने अंदर रखता हो, माइरोबेलन, एलो, सेना या फिर अर्जुना। तो एग्जाम्पल ऑफ टैनिन कंटेनिंग ड्रग इज माइरोबेलन। माइरोबेलन क्या है, टेनिन्स आर पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो टेनिन्स क्या है, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स हैं जो कि प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनके अंदर एस्ट्रिंजेंट की प्रॉपर्टी होती है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब है कि ये जो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखने वाले प्लांट्स हैं ये प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करते हैं, या फिर कह सकते हो जो प्रोटीन है वो श्रिंक हो जाती है। और इनका यूज देखा जाता है ट्रीटिंग डायरिया
डायरिया के लिए, इन्फ्लामेशन को ट्रीट करने के लिए और एज अ टॉपिकल एजेंट भी यूज़ किया जाता है। अगर आप लोग थोड़ा सा मेकअप लाइन से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि एस्ट्रिंजेंट आजकल फेस पे भी अप्लाई किया जा रहा है ताकि जो स्कार्स हैं, जो स्किन में जो पोर्स हमें देखने के लिए मिलते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, ऐसा बताया जाता है। ठीक है, तो एस्ट्रिंजेंट क्यों? क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है प्रोटीन को प्रेसिपिटेट करने की। एलो यहाँ पर इसका आंसर गलत होगा क्योंकि एलो में तो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट होते हैं और ये यूज किया जाता है लेक्सेटिव के लिए। सेना के अंदर सेनोसॉइड प्रेजेंट होते हैं, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स हैं ये भी, और ये यूज किया जाता है लेक्सेटिव्स के लिए, प्रोटीन प्रेसिपिटेशन के लिए नहीं। और अर्जुना ये रखता है अपने अंदर ट्राइटरपिनॉइड सैपोनिन्स और फ्लेवोनॉइड्स, और मेनली ये अर्जुना क्या है, कार्डियोटॉनिक है। तभी अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा होता है या फिर हार्ट सही से काम नहीं कर रहा होता है तो ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देते हैं अर्जुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है थेरापेटिक यूज ऑफ कोलचिकम ऑटोमनेल इज। अब क्या पूछा गया है, कोलचिकम ऑटोमनेल का थेरापेटिक यूज पूछा गया है। हाइपरटेंशन है, गाउट है, डायबिटीज है या फिर एस्थमा है। तो थेरापेटिक यूज पूछा गया है कोलचिकम ऑटोमनेल का और आंसर हो जाएगा गाउट। आपने सुना होगा कोलचिसिन, है ना, तो गाउट में यूज किया जाता है कोलचिकम ऑटोमनेल प्लांट। ये जो कोलचिकम ऑटोमनेल प्लांट है ना, ये अपने अंदर क्या रखता है, कोलचिसिन रखता है। और ये क्या है, कोलचिसिन एक एल्कलॉइड है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल की फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, न्यूट्रोफिल माइग्रेशन को इनहिबिट करता है। तो क्या हुआ, तो जो इन्फ्लामेशन हो रहा है गाउट में अब वो इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो पेन हो रहा था गाउट में अब वो पेन भी सही हो जाएगा क्योंकि इन्फ्लामेशन नहीं हो रहा है। हाइपरटेंशन यहाँ पर आंसर गलत होगा, क्यों? क्योंकि हाइपरटेंशन में तो जो हाइपरटेंसिव एजेंट्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स हैं, वो यूज किया जाता है। ठीक है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे कि एसी इनहिबिटर्स ये सब यूज किए जाते हैं। डायबिटीज में सॉरी डायबिटीज के लिए ट्रीट किया जाता है यूजिंग इंसुलिन, या तो इंसुलिन को यूज किया जाता है डायबिटीज में या फिर ओरल एंटी डायबिटिक ड्रग्स जैसे कि मेटफॉर्मिन है, फेनफॉर्मिन है, इनको यूज किया जाता है। एस्थमा के लिए बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कंट्रोल विद ब्रोंकोडाइलेटर, अस्थमा जो कंट्रोल होता है वो ब्रोंकोडाइलेटर्स के लिए, ब्रोंकोडाइलेटर्स की वजह से अस्थमा कंट्रोल होता है, जैसे साल्ब्यूटामोल है, साल्मिटिरॉल है, ठीक है, स्टेरॉइड्स हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था कि थेरापेटिक यूज ऑफ कोलचिकम ऑटोमनेल, दैट इज गाउट, नॉट एस्थमा, नॉट डायबिटीज, नॉट हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज। अब एग्जाम्पल देना है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। क्या जिंजर जो कि राइजोम से मिलता है, एलो जो लेटेक्स से मिलता है, डिजिटैलिस जो लीफ से मिलता है, या फिर क्लोव जो फ्लावर बर्ड से मिलता है। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में इनमें से कौन सा आएगा? तो आंसर हो जाएगा इसका जिंजर राइजोम, जो कि जिंजर है जो कि राइजोम से मिलता है। ठीक है, अगर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखते हैं तो जो क्रूड ड्रग्स हैं उनको ग्रुप किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर मॉर्फोलॉजिकल पार्ट ऑफ द प्लांट। ठीक है, जिसमें हम रूट देखते हैं, स्टेम देखते हैं, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, बार्क, राइजोम, ये सब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी भी प्लांट की। और उसमें से हम एग्जाम्पल की बात करें तो जिंजर, जिसको जिंजिबर ऑफिसिनेल के नाम से जाना जाता है, ये एक अंडरग्राउंड स्टेम है जिसको हम राइजोम बोलते हैं किसी भी प्लांट की। ठीक है, और इसको यूज किया जाता है कार्मिनेटिव, एंटी एमेटिक और स्टिमुलेंट की तरह। और ये सब क्योंकि राइजोम भी किसका है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का पार्ट ही है। अगर रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, बर्ड इनमें से कुछ भी होता तो भी वो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता। भाई एलो क्यों नहीं है, अब आप कहोगे क्योंकि लेटेक्स है, इसको केमिकली क्लासीफाई किया गया है लेटेक्स को, जिसके अंदर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, लेक्सेटिव प्रॉपर्टी के लिए इंपॉर्टेंट है एलो। डिजिटैलिस क्या है, लीफ है, ऑब्टेन जरूर हो रहा है वो लीफ से, लेकिन इसको भी ग्रुप किया गया है अंडर केमिकल क्लासिफिकेशन से, क्योंकि इसके लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ओके, और क्लोव को हम फ्लावर बर्ड से हमें मिलता है और ये फ्लावर का ही एक पार्ट है। ठीक है, फ्लावर का ही एक, ये फ्लावर बर्ड का एक पार्ट है जो कि यूज किया जाता है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में और असेंशियल ऑयल में, जो कि फ्लावर बर्ड के अंदर क्लोव जो कि एक क्या है, फ्लावर बर्ड है, ये ऐसी ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम कंटेनिंग ड्रग। एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम कंटेनिंग ड्रग, ऐसा एग्जाम्पल बताना है जो कि एंजाइम रखता हो, ऐसी ड्रग बतानी है। क्या तुलसी है, एलो है, अर्जुना है, पपाया है। तो आंसर हो जाएगा
पपाया। क्यों जाएगा पपाया? देखो जो कैरिका पपाया इसका बायोलॉजिकल सोर्स है। कैरिका पपाया के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं जैसे कि पैपेन, और ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ऐसा एंजाइम है। और जो कच्चा पपाया होता है, जो कच्चा पपीता होता है, उसके लेटेक्स से हमें ये एंजाइम प्राप्त होता है पपाया के फ्रूट से। ये जो पेपेन है इसको यूज किया जाता है डाइजेस्टिव एड की तरह, डाइजेशन में यूज किया जाता है, वुंड डेब्रिडिमेंट्स की तरह, या फिर कह सकते हो घाव को ट्रीट करने के लिए, या फिर मीट को ब्रेक करने के लिए, टेंडराइजेशन ऑफ मीट के लिए। एलो यूज नहीं किया जाता है क्योंकि लेक्सेटिव है, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड है और इसके अंदर एलोइन प्रेजेंट होता है, और ये स्किन के लिए और लेक्सेटिव प्रॉपर्टी के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एसच कोई एंजाइम नहीं होता है। अर्जुना की बात की जाए तो ये ट्राई टर्पिनॉइड सेपोनिन रखते हैं, फ्लेवोनॉइड्स रखते हैं, यूज किया जाता है कार्डियक टोनिक की तरह, एंजाइम की तरह नहीं, एंजाइम का सोर्स नहीं है। और तुलसी की बात की जाए तो वोलेटाइल ऑयल अपने अंदर रखते हैं तुलसी, जैसे कि यूजिनॉल है, कैम्फर है, जिसकी एंटी माइक्रोबियल एडेप्टोजेनिक एक्टिविटी है, बट इसके अंदर कोई भी एंजाइम नहीं है एज सच। नेक्स्ट क्वेश्चन है शार्क लीवर ऑयल इज अ सोर्स ऑफ। जो शार्क लीवर ऑयल है वो किसका सोर्स है? क्या विटामिन B6 का सोर्स है, क्या विटामिन C का सोर्स है, विटामिन K है, या फिर विटामिन A है? तो शार्क लीवर ऑयल में बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है विटामिन A। तो कोई पूछे शार्क के लीवर से जो ऑयल आ रहा है वो उसमें कौन सा ऑयल है? तो विटामिन A है। अब पहुंच मत जाना शार्क के पास। तो शार्क लीवर ऑयल इज अ रिच नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए, और विटामिन ए किसको बोलते हैं? हम रेटिनॉल को बोलते हैं। और विटामिन ए किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? याद करो, हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि हमारी आंखों को अगर तेज करना है तो गाजर खाओ भैया, क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए बहुत प्रेजेंट है। अब शार्क लीवर ऑयल भी आप कंज्यूम कर सकते हो क्योंकि वो हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। तो असेंशियल फॉर द विजन, स्पेशली नाइट विजन। अगर रतौंधी है, अगर नाइट ब्लाइंडनेस है, तो विटामिन ए इज द मेन सप्लीमेंट विच इम्प्रूव योर नाइट ब्लाइंडनेस कंडीशन। ग्रोथ के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, इम्यून फंक्शन के लिए, मेंटेनेंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज के लिए, अगर बोलते हैं ना शुष्क त्वचा हो रही है तो एपिथेलियल टिश्यूज को मेंटेन करने के लिए भी शार्क लीवर ऑयल को यूज किया जाता है। विटामिन सी यूज किया जाता है कब? मुझे जल्दी से बताओ कौन सी बीमारी होगी विटामिन सी से? तो और प्रेजेंट कहाँ होता है? फ्रेश फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, आंवला है, जो चकोतरा है, संतरा है, नींबू है ना, इन सब में। विटामिन के प्रेजेंट होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में, इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया में, ठीक है। विटामिन B6 की बात की जाए तो ये मिलता है सीरियल्स में, मीट में, फिश में, एग्स में, लेकिन विटामिन ए का सोर्स तो भैया शार्क लिवर ऑयल ही है इन सब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इपिका कुन्हा यूज्ड है। जो इपिका कुन्हा है वो यूज किया जाता है किसके लिए? एमेटिक और एक्सपेक्टोरेंट की तरह, लेक्सेटिव की तरह, एस्ट्रिंजेंट की तरह, या फिर एंटीपायरेटिक की तरह? तो आंसर हो जाएगा इपिका कुन्हा यूज्ड एज एमेटिक एंड एक्सपेक्टोरेंट। ये वॉमिटिंग इंड्यूस कराने के लिए और जो हमारे गले में जो फंसा है उसको बाहर निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो इपिका कुन्हा ऑब्टेन किया जाता है किससे? ड्राइड रूट ऑफ सिफेलिस इपिका कुन्हा, इसका बायोलॉजिकल सोर्स इससे हमें प्राप्त हो रहा है, जिसके अंदर क्या है? ऐसे एल्कलॉइड्स है जो कि एमिटीन है, प्रेजेंट है। इस तरह की एल्कलॉइड है जो कि एमिटीन है, और ये एमिटिक वॉमिटिंग को इंड्यूस कराने के लिए हेल्पफुल है लार्ज डोज में, ठीक है। और एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी काम करता है स्मॉल डोज में। कहने का मतलब अगर इपिका कुन्हा की छोटी डोज ली जाए तो ये एक्सपेल करेगा, कफ को बाहर निकालेगा, और अगर लार्ज डोज में यूज किया जाएगा तो ये वॉमिटिंग इंड्यूस कराएगा। इसकी और प्रॉपर्टीज हैं, इसको यूज किया जाता है एमेबिक डिसेंट्री में ड्यू टू इट्स एंटी एमेबिक प्रॉपर्टी, क्योंकि इसकी एंटी एमेबिक प्रॉपर्टी भी होती है। लेक्सेटिव इसका आंसर नहीं है क्योंकि लेक्सेटिव प्रमोट करता है बॉल मूवमेंट को, लेकिन जो इपिका कुन्हा है उसका वो एक्ट जरूर कर रहा है स्टमक में, लेकिन इंटेस्टाइन में नहीं कर रहा है। तो लेक्सेटिव कहाँ काम करते हैं? हमारे इंटेस्टाइन में। और जो इपिका कुन्हा है वो स्टमक के द्वारा क्या करता है? वॉमिटिंग इंड्यूस कराता है। एस्ट्रिंजेंट तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा क्योंकि एस्ट्रिंजेंट कॉज करते हैं टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन को। भाई प्रेसिपिटेशन हो रहा है ना प्रोटीन का, तो टिश्यू को कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हैं। टिपिकल एग्जाम्पल है ये टेनिन्स का, ना कि एमिटिक का या फिर एक्सपेक्टोरेंट का। एंटीपायरेटिक तो भाई वो ड्रग्स होती हैं जो कि फीवर को कम कर रही हैं, जैसे कि एस्प्रिन है, पैरासिटामोल है। इपिका कुन्हा का यहाँ पर कोई रोल नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बेंजोइन इज, अब बताना है बेंजोइन क्या है। बेंजोइन रेजिन है, गम है, वोलेटाइल ऑयल है या फिर ग्लाइकोसाइड है। तो बेंजोइन इज रेजिन, तो रेजिन बेंजोइन में क्या है, बेंजोइन इज रेजिन। तो बेंजोइन एक बाल्समिक रेजिन है, जो बाल्समिक टोलू बाल्सम आपने सुना होगा, टोल है ना। तो बेंजोइन क्या है, बाल्समिक रेजिन है जो कि हमें प्राप्त होता है बार्क ऑफ स्टाइरेक्स बेंजोइन से या फिर स्टाइरेक्स टोंकाइनेंसिस से। ठीक है, बेंजोइन एक बाल्समिक रेजिन है जो कि हमें इन प्लांट से, इन बायोलॉजिकल सोर्स से प्राप्त होता है। इसके अंदर बेंजोइक एसिड प्रेजेंट होता है, कोनिफेरल बेंजोएट प्रेजेंट होता है जिसको यूज किया जाता है एज एंटीसेप्टिक, एक्सपेक्टोरेंट और परफ्यूम के लिए भी। ठीक है, इंसेंस प्रिपरेशंस के लिए भी, जो अगरबत्ती होती है ना उनकी प्रिपरेशंस के लिए भी यूज किया जाता है। बीइंग अ रेजिन, क्योंकि ये रेजिन है इसीलिए जो रेजिन्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो सॉल्युबल किस में होंगे, अल्कोहल में। अगर रेजिन्स को आप पानी में घोल देंगे तो नहीं घुलेगा, हाँ, लेकिन अगर अल्कोहल में मिक्स कर देंगे तो वो इजीली सॉल्युबलाइज होगा, या फिर किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यूज करेंगे तो भी वो वहां पर सॉल्युबल हो जाएगा। गम की बात की जाए अगर, और ऑप्शंस की बात की जाए, तो गम क्या है, वाटर सॉल्युबल है, लेकिन जो हमारे रेजिन्स हैं वो तो इनसॉल्युबल हैं। तो यहाँ पर जो बेंजोइन है वो इनसॉल्युबल इन वाटर है, तो ये बात गलत हो गई। वोलेटाइल ऑयल जो वोलेटाइल ऑयल्स है वो एरोमेटिक होते हैं, इवेपोरेट हो जाते हैं इजीली, जैसे कि पेपरमिंट ऑयल है, क्लोव ऑयल है ना, यूकेलिप्टस ऑयल है। लेकिन जो बेंजोइन है वो क्या है, नॉन वोलेटाइल है। ग्लाइकोसाइड की बात की जाए तो ग्लाइकोसाइड्स कंपाउंड्स हैं जो कि शुगर और ए ग्लाइकोन को बनाते हैं जब इनका हाइड्रोलिसिस हो जाता है। ठीक है, और जैसे कि डिजिटलिस है, सेना है, बेंजोइन एज सच कोई स्ट्रक्चर प्रोड्यूस नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिर इज, अब बताना है मिर है क्या, ग्लाइकोसाइड है, वोलेटाइल ऑयल है, एल्कलॉइड है या फिर ओलियोगम रेजिन है। तो मिर इज व्हाट, मिर इज ओलियोगम रेजिन। तो मिर क्या है, रेजिन ही है लेकिन ओलियोगम रेजिन है। तो मिर क्या है, ओलियोगम रेजिन है जो कि हमें किससे प्राप्त होता है, स्टेम ऑफ कोमीफोरा मोल मोल। मोल मोल मिर को बोल रहे हैं, और ये किससे मिल रहा है हमें, कोमीफोरा मोल मोल की स्टेम से मिल रहा है, जिसमें रेजिन्स प्रेजेंट होते हैं, गम प्रेजेंट होता है और वोलेटाइल ऑयल के कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। यूज किया जाता है मिर को एज एंटीसेप्टिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, और ट्रीटमेंट में अगर माउथ में अल्सर हुआ है तो उसके अल्सर में यूज किया जाता है, अगर गले में खराश है तो यूज किया जाता है, और इसको एज अ टूथ पाउडर में यूज किया जाता है, माउथ वॉशेस के लिए यूज किया जाता है और इंसेंस के लिए यूज किया जाता है। वोलेटाइल ऑयल, यहाँ पर इसका आंसर गलत होगा क्योंकि मिर कुछ वोलेटाइल ऑयल्स तो रख रहे हैं लेकिन इट इज नॉट क्लासिफाइड एज प्योर वोलेटाइल ऑयल ड्रग। ठीक है, तो वोलेटाइल ऑयल पूरा की पूरे हम कहते हैं कि वोलेटाइल ऑयल है, ये बात यहाँ पर कहनी गलत है, इसलिए ऑप्शन गलत है। एल्केलॉइड हम यहाँ पर गलत कहेंगे, क्यों, क्योंकि मिर डज नॉट कंटेन नाइट्रोजिनस कंपाउंड, हेंस इट इज नॉट एन एल्केलॉइड। ग्लाइकोसाइड बात की नहीं, यहाँ पर भी गलत होगी क्योंकि इट डज नॉट यील्ड शुगर एंड ए ग्लाइकोन। अगर मिर को अगर हाइड्रोलिसिस हो जाए तो ये शुगर और ए ग्लाइकोन में कन्वर्ट नहीं होगा जैसे ग्लाइकोसाइड हो जाते हैं, इसलिए मिर क्या हमारा ओलियोगम रेजिन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एर्गोट एक्ट्स एज, जो एर्गोट है वो किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीटोसिस की तरह, एंटीपायरेटिक की तरह, एंटीसेप्टिक की तरह या फिर डायूरेटिक की तरह। तो एर्गोट एक्ट एज ऑक्सीटोसिस। तो अर्गोट क्या है, ऑक्सीटोसिस है। ऑक्सीटोसिस मतलब जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करती हैं ऐसी ड्रग्स। तो एर्गोट क्या है, एक फंगल ड्रग है। एर्गोट क्या है, एक फंगल ड्रग है जो कि हमें प्राप्त हो रही है स्क्लेरोटिया ऑफ क्लाइविसेप्स परप्यूरा से, जो कि एक राई के ऊपर जो फंगस ग्रो कर जाती है ना, ये फंगस का नाम है क्लाइविसेप्स परप्यूरा। तो राई के ऊपर वो जो फंगस ग्रो कर रही है उससे हमें मिल रहा है कहीं ना कहीं एर्गोट। और ये जो एर्गोट है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं एर्गोट एल्केलॉइड्स, और ये एर्गोट एल्केलॉइड्स के अंदर एर्गोटामीन और एर्गोटोमेट्रिन प्रेजेंट होते हैं। और ये दोनों कंपोनेंट या फिर ये जो पूरा पूरा एर्गोट है ये यूज किया जाता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस के लिए। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस कब हेल्प करती है, जब मान लो कोई फीमेल है जिसको डिलीवरी होने वाली है, ठीक है, अंदर जो भी कंटेंट है, जो भी बेबी अंदर है उसकी फाइनल अब डिलीवरी होनी है तो बच्चा बाहर आना है ना, उस टाइम पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि लेबर पेन हो और यूट्रस में जो भी कंटेंट है वो बाहर आ जाए। ठीक है,
ये यूज किया जाता है। ऑल्सो इट इज यूज्ड फॉर इन ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन, माइग्रेन के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। एंड ऑल्सो इन वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन। एंटीपायरेटिक बात गलत है, क्योंकि एंटीपायरेटिक तो फीवर को कम करती हैं। एर्गोट का ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। एंटीसेप्टिक की बात की जाए तो एंटीसेप्टिक किल करती हैं, इनहिबिट करती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, या जैसे कि फिनॉल है, आयोडीन है, इन सबको हम फर्श में यूज करते हैं ना, सरफेस पे, सॉरी अपनी बॉडी पे अप्लाई करते हैं ना, तो एंटीसेप्टिक का काम वही है जो कि इनहिबिट करता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। ठीक है, विको नहीं कॉस्मेटिक, है ना, एंटीसेप्टिक क्रीम याद आ गया। तो एंटीसेप्टिक क्या है, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट कर रहे हैं, जो कि हेल्प करते हैं कि माइक्रोब्स ग्रोथ ना हो जाएं। तो ये बात भी यहाँ पर गलत है। अब डाययूरेटिक क्या है, डाययूरेटिक तो ऐसी ड्रग्स है जो कि यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देती हैं, जैसे कि फ्यूरासेमाइड हो गया, एसिटाजोलामाइड हो गया। लेकिन एर्गोट का तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है किडनी पर, इसका तो स्मूथ मसल पे है यूट्रस की, जो कि कॉन्ट्रैक्शन करती है, इसीलिए एर्गोट यहाँ पर आंसर सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेसाका यूज्ड है। जो वेसाका है उसको यूज किया जाता है डायूरेटिक की तरह, लेक्सेटिव की तरह, कार्बोनेटिव की तरह, या फिर एक्सपेक्टोरेंट की तरह। तो वेसाका यूज्ड एज एक्सपेक्टोरेंट। और एक्सपेक्टोरेंट क्या है, जो कि हमारे गले के अंदर कुछ भी चीज फंसी हुई है ना, उसको बाहर निकालना, जो कफ है उसको बाहर एक्सपेल आउट करने के लिए यूज किया जाता है। अब वेसाका का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, एथाटोरा वेसिका, और इसको बहुत कॉमनली यूज किया जाता है एज अ एक्सपेक्टोरेंट की तरह, ब्रोंकोडाइलेटर की तरह। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एल्कलॉइड वेसिसीन है। और ये एल्कलॉइड वेसिसीन क्या करते हैं, जो कफ है, जो म्यूकस है, उसको लूज करने का काम करते हैं, और लूज करके बाहर निकालने का काम करते हैं। भाई जितनी जल्दी वो हमारे गले में जो हो रहा है ना, वो जितनी जल्दी बाहर निकल जाए उतना अच्छा, क्योंकि खराश कम होगी, गला खराब कम होगा, और इजीली हम सांस ले पाएंगे। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक को एकदम क्लियर कर देता है, एकदम स्मूथ कर देता है। और इसको यूज किया जाता है कॉमनली कफ के लिए, ब्रोंकाइटिस अगर हुआ है उसके लिए, एस्थमा की प्रिपरेशंस के लिए, क्योंकि एस्थमा में क्या हो रहा है, जो म्यूकस है वो फंसा हुआ है, उसको तोड़ता है और बाहर निकालने का काम करता है, और इजीली ब्रोंकस को डायलेट करके सांस आने जाने के रास्ते को ओपन करता है। लेक्सेटिव इसका आंसर यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि लेक्सेटिव्स तो इंटेस्टाइन में काम करते हैं, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करने का काम करते हैं, जैसे कि सेना है, कैस्टर ऑयल है। कार्बोनेटिव की बात की जाए तो कार्बोनेटिव रिलीव करते हैं गैस को, ब्लोटिंग को, जो पेट में हो रही है ना ब्लोटिंग, उसको कम करते हैं। और डाययूरेटिक क्या करते हैं, यूरिन के आउटफ्लो को बढ़ाते हैं। तो वसाका का ऐसा सच कोई रोल नहीं है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रूड ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटी डायबिटिक। कौन सा नीचे दिया गया क्रूड ड्रग जो कि एज अ एंटी डायबिटिक यूज किया जाता है। भाई एंटी डायबिटिक क्रूड ड्रग कौन सा है, जिमनिमा, सिल्वेस्ट्रा है, रोवुल्फिया सर्पेंटाइना, एलोबार्बिडेंसिस, या फिर अर्जुना। और आंसर हो जाएगा इसका ए, जिमनिमा सिल्वेस्ट्रा। ठीक है, ऐसा लग रहा है किसी एक्ट्रेस का नाम हो। तो ये जो एक्ट्रेस है ना, ये क्या करती है, ये डायबिटीज को कम करती है, ये क्रूड ड्रग। तो जिमनिमा कंटेन्स, इसके अंदर क्या होता है, जिम्नेमिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये जिम्नेमिक एसिड क्या करता है, जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना इंटेस्टाइन से, उसको ये रिड्यूस करता है। तो ग्लूकोज का अपटेक होना बंद हो जाएगा इंटेस्टाइन से, स्टिमुलेट करेगा इंसुलिन की सिक्रीशन को, जिसकी वजह से जो डायबिटीज मेलाइटस है, अब वो कंडीशन ट्रीट होना शुरू हो जाएगी। रोवुल्फिया यूज किया जाता है एंटी हाइपरटेंशन के लिए, एलो को यूज किया जाता है लेक्सेटिव के लिए, और अर्जुना को यूज किया जाता है एज अ कार्डियोटोनिक के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ क्लोव इज। अब बताना है क्लोव का एक्टिव प्रिंसिपल। याद करो, मैंने ये जिस टाइम मैंने आरआरबी की सीरीज की कराई थी, उस टाइम पे मैंने ये क्वेश्चन पूछा था। तो एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ क्लोव क्या है, कैफीन है, मेंथॉल है, यूजिनॉल है, या फिर थाइमोल है। और आंसर हो जाएगा इसका यूजिनॉल। तो एक्टिव प्रिंसिपल, क्लोव के अंदर बहुत ज्यादा कंटेंट प्रेजेंट होता है यूजिनॉल का। तो द एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ क्लोव, और क्लोव का बायोलॉजिकल सोर्स साइजियम एरोमेटिकम। और आपको या तो इटैलिक ही लिखना है या फिर इसके नीचे अंडरलाइन कर लेनी है, ध्यान रखना एग्जाम में। तो क्लोव का एक्टिव प्रिंसिपल साइजियम एरोमेटिकम है, जो कि एक यूजिनॉल इसमें प्रेजेंट होता है। और ये यूजिनॉल का एक फिनोलिक कंपाउंड है, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एरोमा देने के लिए। वो जो खुशबू आ रही है ना, कि ढक्कन खुला लौंग का, और किसने तो लौंग का ढक्कन खोला है, लौंग खाई है, क्यों, क्योंकि उसमें क्या एक एरोमेटिक सेंस आ रही है। और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज के लिए भी ये यूज किया जाता है। अगर बात की जाए यूजेस की, तो भाई लोकल एनेस्थेटिक की तरह यूज किया जाता है,
एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ किया जाता है, फ्लेवर के लिए ऐड किया जाता है, और जो टूथ रेमेडीज़ है ना, टूथपेस्ट में ऐड किया जा रहा है, माउथ वॉशेज में यूज़ किया जा रहा है, और डेंटल प्रिपरेशन, ये फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है ना। कैफीन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, तरोताज़ा कर देता है ना, जैसे टी है, कैफी है, कोला, इन सब में कैफीन प्रेजेंट होती है। मेंथॉल की बात की जाए तो यूज़ किया, ये प्रेजेंट होता है पेपरमिंट ऑयल में और एक कूलिंग इफेक्ट देता है। और थाइमोल प्रेजेंट होता है थाइम ऑयल में, जो कि यूज़ किया जाता है एज एंटीसेप्टिक, लेकिन क्लोव एज सच कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं रख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडल्टरेशन बाय सब्सटीट्यूशन मीन्स। एडल्टरेशन बाय सब्सटीट्यूशन का मतलब क्या है? मिक्सिंग विद फॉरेन मैटर है, रिप्लेसिंग जेन्यून ड्रग विद चीपर वन है, लॉस ड्यूरिंग ड्राइंग है, या फिर इंसेक्ट इन्फेस्टेशन है। तो एडल्टरेशन बाय सब्सटीट्यूशन मीन होता है रिप्लेसिंग जेन्यून ड्रग विद चीपर वन, कि भाई एक अच्छी ड्रग थी, एक जेन्यून ड्रग थी, लेकिन उसको हमने एक सस्ते माल से, घटिया माल से उसको रिप्लेस कर दिया, उसमें मिक्स कर दिया है, तो मिलावट को अडल्टरेशन बोलते हैं। तो अडल्टरेशन का मतलब ही है कि हमने क्या करा, ड्रग को या तो पूरा का पूरा बदल दिया है, या फिर पार्शियली उसको अलग कर दिया है, डिफरेंट कर दिया है। किससे रिप्लेस कर दिया है? जो सस्ते टिकाऊ माल हैं, जो जिसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, उसके साथ हमने मिक्स कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उसके जैसा मिलता जुलता है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, उसकी जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कम हो गए, क्योंकि उसमें तो इतना केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है नहीं, वो तो डिजायर्ड एक्शन प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा। उसकी जो थेरापेटिक वैल्यू है, जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन उसको प्रोड्यूस करना है, वो भी नहीं कर पाएगा। यूज किसी और चीज के लिए कर रहे थे, लेकिन वो काम ही नहीं हो रहा है किसी भी डिजीज में। क्यों? क्योंकि उसकी जो क्वालिटी है वो बिल्कुल उम्दा नहीं है, बिल्कुल घटिया है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर बात की जाए तो क्लोव, जो सब्सटीट्यूटिंग क्लोव है साइजियम एरोमेटिकम को, उसकी मदर क्लोव से रिप्लेस कर देते हैं। अब मदर क्लोव मतलब, मदर क्लोव वो जो कि जिसके बर्ड्स ओपन नहीं हुए, फ्लावर जैसे शेप ही नहीं है, वो है तो क्लोव, हमें लग रहा है क्लोव है, लेकिन उसकी वो ओपन मेच्योर क्लोव नहीं है। या फिर कह सकते हो वाइल्ड जिंजर को हम जो ट्रू जिंजर है उसके बिहाफ पे हम चेंज कर देते हैं, उसके बदले हम चेंज कर देते हैं। तो ये अडल्ट्रेशन है बाय सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है इसका ऑप्शन मिक्सिंग विद फॉरेन मैटर। ये बात भी गलत होगी, क्योंकि अडल्ट्रेशन, दिस इज अडल्ट्रेशन बाय एडिशन। भाई मिक्सिंग हमने करी है, लेकिन कोई फॉरेन मैटर हमने ऐड कर दिया है, उसका सब्स्टिट्यूशन ऐड नहीं करा है। लॉस ड्यूरिंग ड्राइंग, इसका मतलब है कि दिस इज अ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, कि हार्वेस्ट हो गया लेकिन हार्वेस्ट होने के बाद उसका लॉस हुआ है, नॉट अ फॉर्म ऑफ एडल्ट्रेशन। यहाँ पे एडल्ट्रेशन नहीं है, यहाँ पे लॉस की बात हो रही है। और इंसेक्ट इन्फेस्टेशन का मतलब है इट इज डिटीरियोरेशन ड्यू टू पुअर स्टोरेज। और ये कब हो रहा है भाई? मान लो आपने कोई ड्रग ली, आपने कहीं रख दी, आपने देखा ही नहीं, ना उसको धूप लगाई, ना उसको देखा, ना उसकी केयर की है, तो हो सकता है उसमें इंसेक्ट्स आ गए हो सकता है उसमें फंगस ग्रोथ हो गई हो, तो क्या होगा, वो पुअर स्टोरेज की वजह से वो ड्रग खराब हो जाएगी। ये भी कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, डैमेज है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी इज यूज्ड फॉर। जो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी है, जिसको हम TLC बोलते हैं, इसको यूज किया जाता है आइसोलेशन ऑफ DNA, क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, या फिर स्टेलाइजेशन। तो थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी को यूज किया जाता है फॉर द क्वालिटेटिव आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइटोकॉन्स्टिट्यूएंट्स। देखो, जो TLC है वो एक सेपरेशन टेक्निक है, जिसमें हम सेपरेशन करते हैं कि क्या पता करने के लिए, टू आइडेंटिफाई एंड कंपेयर फाइटोकेमिकल्स। कि भाई मान लो आपके पास कोई प्लांट है, आपने उसका सोर्स लिया है, ठीक है, उसके अंदर एल्कलॉइड्स प्रेजेंट है या नहीं है, फ्लेवोनॉइड्स प्रेजेंट है या नहीं है, ग्लाइकोसाइड्स प्रेजेंट है या नहीं है, ये सब आप देखते हो TLC में। और ये किसी भी प्लांट के एक्सट्रैक्ट से आप कर सकते हो और ये सब पता करोगे, ठीक है। इसमें हम देखते हैं इट हेल्प्स इन क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी का एनालिसिस करते हैं, डिटेक्ट करते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंपाउंड के अंदर ये फाइटोकेमिकल्स प्रेजेंट हैं या नहीं है। और ये पता कैसे चलेगा? उसके रिटेंशन फैक्टर से, RF वैल्यू से, एंड कलर रिएक्शन से, और उसकी कलर की रिएक्शन से। यूज किया जाता है कॉमनली फार्माकोग्नोसी में, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग्स में। आइसोलेशन ऑफ ड्रग, यहाँ पर आंसर गलत होगा, क्योंकि DNA इज आइसोलेटेड बाय प्रेसिपिटेशन एंड एक्सट्रैक्शन टेक्निक। डिटर्मिनेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट में हम क्या करते हैं? हम मेल्टिंग पॉइंट को
एनालाइज करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, और स्टेरिलाइजेशन में हम किल करते हैं कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ये अनरिलेटेड है टीएलसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोर्स ऑफ क्विनीन इज। अब बताना है सोर्स, क्विनीन का सोर्स क्या है। सिंकोना बार्क है, टी लीव है, ओपियम है, या फिर एर्गोट है। और आंसर हो जाएगा इसका सिंकोना बार्क। तो सिंकोना बार्क से हमें मिल रहा है क्विनीन। क्विनीन, कुनैन सुना है ना, तो वही क्विनीन क्या है, हमारा एक एल्कलॉइड है जो कि सिंकोना बार्क से मिलता है। और बायोलॉजिकल सोर्स है सिंकोना का, सिंकोना ऑफिसिनेलिस या फिर उससे रिलेटेड स्पीशीज। ये एक पावरफुल एंटी मलेरियल ड्रग है जिसको यूज किया जाता है फीवर को कम करने के लिए मलेरिया कंडीशन में, और मसल्स को रिलैक्स करने के लिए। ब्लड के अंदर जो इन्फेक्शन, जो पैरासाइट ग्रो कर रहा है, उसको ये इनहिबिट करता है क्विनीन। अदर एल्केलॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं क्विनीन के अंदर, जैसे सिंकोनीन है, क्विनिडीन है, सिंकोनिडीन है। टीलिस यहाँ पर कहना आंसर गलत होगा क्योंकि ये कैफीन और टेनिन्स रखते हैं। ओपियम की बात भी यहाँ पर गलत होगी क्योंकि ये मॉर्फिन रखता है, कोडीन रखता है, पेपेवरिन रखता है, एनाल्जेसिक की तरह यूज किया जाता है। और एर्गोट है वो एर्गोटामिन और एर्गोटोमेट्रिन अपने अंदर रखता है। ऑक्सीटोसिस और वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन इसका एक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ केओलिन इन फार्मेसी। अब पूछा गया है केओलिन का रोल क्या है फार्मेसी के अंदर। क्या वो लेक्सेटिव है, क्या वो एंटीडायरियल है, एड्सॉर्बेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, या फिर प्रिजर्वेटिव। भाई केओलिन क्यों यूज किया जा रहा है फार्मेसी में, तो आंसर हो जाएगा इसका एंटी डायरियल एंड एड्सॉर्बेंट। केओलिन क्या है, एंटी डायरियल है, डायरिया कंडीशन को रिलीव देता है और एड्सॉर्बेंट की तरह काम करता है। और केओलिन का अगर हम बात करें तो हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट इसका नाम है ना। और ये क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जिसको एड्सॉर्बेंट की तरह यूज किया जाता है फार्मेसी में। और इट वर्क्स बाय एड्सॉर्बिंग टॉक्सिन्स। एड्सॉर्बेंट क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स हैं उसके ऊपर आकर बाइंड हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। ठीक है, एड्सॉर्ब करते हैं टॉक्सिन्स को, बैक्टीरिया को, गैसेस को जो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में हैं, और हेल्प करते हैं डायरिया को रिमूव करने के लिए। तो अगर डायरिया है तो ये हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट को यूज किया जाता है एज अ एंटी डायरियल प्रॉपर्टी और एज अ एड्सॉर्बेंट प्रॉपर्टी। यूज किया जाता है कॉम्बिनेशन विद पैक्टिन, पैक्टिन के साथ कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है इन एंटी डायरियल फॉर्मुलेशन। लेक्सेटिव ऑप्शन जो है वो गलत होगा क्योंकि लेक्सेटिव तो बॉल मूवमेंट को बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे कि सेना है, मैग्नीशियम सल्फेट है। फ्लेवरिंग एजेंट फ्लेवर का काम करते हैं, तो केओलिन तो हमारा टेस्टलेस होता है, तो फ्लेवर के लिए तो यूज नहीं किया जा सकता ना। और ये इनसॉल्युबल है, तो फ्लेवर तो भाई पानी में घुलेगा तभी तो फ्लेवर देगा ना। प्रिजर्वेटिव तो प्रिजर्व करते हैं माइक्रोबियल ग्रोथ को, तो यहाँ पर ये बात भी गलत है क्योंकि केओलिन तो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज नहीं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लांट फाइबर यूज्ड इन सर्जिकल ड्रेसिंग। तो कौन सा नीचे दिया गया प्लांट फाइबर जो कि सर्जिकल ड्रेसिंग में यूज किया जाता है। कॉटन है, जूट है, कॉइल है, या फिर हेम्प है। तो कौन सा ऐसा प्लांट फाइबर है जो कि सर्जिकल ड्रेसिंग में यूज किया जाता है। सर्जिकल ड्रेसिंग में यूज किया जाता है, आंसर है कॉटन। भाई सर्जिकल ड्रेसिंग मतलब चोट लग गई, ब्लड आ रहा है, ब्लड को साफ करना है, तो कॉटन यूज कर रहे हैं, है ना। तो कॉटन जो एब्जॉर्बेंट कॉटन है, प्यूरिफाइड है, एकदम प्योर फॉर्म है, स्टरलाइज्ड प्लांट फाइबर है जो कि हमें प्राप्त हो रहा है हेयर्स ऑफ द सीड ऑफ गॉसिपियम स्पीशीज। गॉसिपियम स्पीशीज के प्लांट्स, गॉसिपियम स्पीशीज जो है उसके सीड के हेयर से हमें प्राप्त हो रहा है। ओके, और इसको यूज किया जाता है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए, स्वैब के लिए, पैडिंग के लिए, क्योंकि इसकी जो हाई प्रॉपर्टी है, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है एब्जॉर्बेंस की। एब्जॉर्ब कर लेता है, भाई कहीं पानी गिरा हो और आपको कॉटन का स्वैब डाल दो तो सारा सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेगा। क्यों, क्योंकि एब्जॉर्बेंस इसकी प्रॉपर्टी है। कहीं खून हो, आप खून ब्लड के ऊपर, खून के ऊपर उसको रख दोगे तो खून सारा सारा एब्जॉर्ब हो जाएगा कॉटन के थ्रू। जूट यहाँ पर कहना गलत होगा क्योंकि जूट एक बास्ट फाइबर है, मेनली यूज किया जाता है गनी बैग्स के लिए, जो गन के जो बैग्स होते हैं, रोप्स के लिए, पैकेजिंग मटेरियल के लिए, लेकिन सर्जरी के लिए यूज नहीं कर सकते हैं उसको। कॉइल की बात की जाए तो आउटर हस्क ऑफ कोकोनट, जो कोकोनट के ऊपर जो ब्राउन कलर की जो होती है ना, जो रेशे रेशे से होते हैं बहुत सारे, जिनको छीलने में बहुत टाइम लगता है, दैट इज कॉइल।
तो वो भी यूज़ नहीं किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उससे तो हमारे क्या बनते हैं, ब्रशेस बन रहे हैं, मैट्रेसेस बन रहे हैं, रोप्स बन रहे हैं, मेडिसिनली उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। और जो हेम्प है वो एक कोर्स फाइबर है जो कि कैनाबिस सटाइवा से मिल रहा है, यूज़ किया जाता है रोप्स के लिए, टेक्सटाइल्स के लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जिकल कैट गट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। जो सर्जिकल कैट गट है उसको यूज किया जाता है, ऑब्टेन होता है। क्वेश्चन है, सर्जिकल कैट गट इज ऑब्टेन फ्रॉम, किससे प्राप्त हो रहा है? शीप इंटेस्टाइन, ह्यूमन टिश्यू, काउ मिल्क या फिर सिल्क वॉर्म। तो सर्जिकल कैट गट हमें प्राप्त होता है शीप इंटेस्टाइन, तो शीप की इंटेस्टाइन है, जो भेड़ है उसकी, जो उसकी इंटेस्टाइन है, उससे हमें प्राप्त हो रहा है। तो सर्जिकल कैट गट एब्जॉर्बेबल सर्जिकल स्यूचर मटेरियल है, एब्जॉर्बेबल सर्जिकल स्यूचर मटेरियल। आपको टाके लग रहे हैं, अच्छा आप बहुत कॉमन भाषा में कि उसको तो गलने वाले टाके लगे हैं, तो गलने वाले टाके कहाँ लगते हैं? जब हम टाकों को ऐसी जगह लगाते हैं जहां से वो ओपन नहीं कर सकते हैं, ओपन करके दोबारा से उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, तो हमें ऐसे टाके लगाने पड़ेंगे जो बॉडी में खुद ब खुद भी एब्जॉर्ब हो जाए। तो वो है हमारा सर्जिकल कैट गट। वो किससे मिल रहा है हमें? शीप की इंटेस्टाइन से। तो ये क्या है? एब्जॉर्बेबल सर्जिकल स्यूचर मटेरियल है जो कि सब म्यूकोसल लेयर से प्राप्त हो रहे हैं शीप की इंटेस्टाइन से, समटाइम्स कैटल से भी। ओके, और ये बने होते हैं कोलाजन के। ओके, विच गेट्स ग्रेजुअली अब्सॉर्ब बाय बॉडी टिश्यू आफ्टर सर्जरी। और सर्जरी के बाद ये खुद ब खुद ही एब्सॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी के टिश्यूज में। यूज फॉर इंटरनल स्यूचरिंग, बॉडी के जो इंटरनल पार्ट हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं, जहां पर हम स्टेजेस को काट नहीं सकते, वहां पर इन स्यूचर्स को यूज किया जाता है। ओके, यहाँ पर ये बात हमारी खत्म हो जाती है। अदर ऑप्शन जैसे ह्यूमन टिश्यू, उसको तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना, अनएथिकल है, यूज नहीं कर सकते हैं। काउ मिल्क में प्रोटीन और फैट्स होते हैं, फाइबर मटेरियल नहीं होता है, तो वो भी सर्जिकल यूज नहीं किया जा सकता है। और सिल्क वर्म, ये तो सिल्क थ्रेड प्रोड्यूस करता है, नॉन एब्जॉर्बेबल स्यूचर मटेरियल है। ये कैट गट तो बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारी इस क्लास को हम विराम देते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे, हमारी क्लास आपको समझ में आ रही होगी। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेलीग्राम फेसबुक इंस्टा को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक ऐड कर दी हैं। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट क्लास के साथ दोबारा से मिलेंगे, तब तक के लिए आप KGMU वाले सारे स्टूडेंट जो भी तैयारी करें उन सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िए और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए। थैंक यू सो मच।